11th क्लास के सभी प्यारे प्यारे बच्चों, अब हम लोगों का सीबीएसई केमिस्ट्री 11th क्लास नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग और सभी क्वेश्चंस इसके बाद में हम सॉल्व कर पाएंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल होने के साथ साथ इसमें एक साइंटिफिक डेवलपमेंट को भी देखना है हमें कि कैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम का जो थ्योरीज़ थी एक के बाद एक आती गई और पुरानी फेल हुई फिर नई आई, तो ये सब भी हमें देखना है। हम सोचते हैं कि हम पुरानी जो फेल हो गई वो थ्योरी क्यों पढ़ें, तो ऐसा नहीं है कि हमें पुरानी थ्योरी नहीं पढ़नी। वो जो फेल होने वाला नेचर है वो हमें सिखाता है कि साइंस आगे कैसे प्रोग्रेस करता है, क्या होती है साइंटिफिक मेथोडोलॉजी, कैसे हम नए एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे पुराने एक्सपेरिमेंट को के जो रिजल्ट्स होते हैं उनको फेल करते हैं और नई थ्योरीज़ को सामने रखते हैं। तो सभी कुछ पढ़ना ज़रूरी है। लेट अस स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ने से पहले कुछ याद करते हैं कि हमने डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी पढ़ चुके थे। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कहती है कि जो एटम होता है वो किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल होता है और वो आगे ब्रेक नहीं हो सकता। अब भाई ब्रेक ही नहीं हो सकता तो उसके स्ट्रक्चर की जानने की ज़रूरत ही नहीं। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग एटम सबसे छोटा है, एटम यूनिक है, मतलब हर एलिमेंट का अपना एक अलग तरीके का एटम होता है जिसका एटॉमिक मास अलग अलग होता है। लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हो अच्छे से। बट क्या हुआ, हमने कहा कि साइंस कैसे प्रोग्रेस करता है। साइंस पुरानी थ्योरीज़ को फेल करता है नए एक्सपेरिमेंट के थ्रू और नए नए थ्योरीज़ और नए नए मॉडल्स चीज़ों के आने लगते हैं। तो लेट अस सी कि ये डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी लेटर ऑन फेल हो जाती है विद द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। जब पता लगता है कि एटम के अंदर तो भाई बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो कैसे हम कह दें कि एटम इंडिविजिबल है। जब एटम डिविजिबल है तो अब हमें इन पार्टिकल्स की क्या लोकेशन है उस एटम के अंदर ये भी पता लगाना है और इसी को कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम की थ्योरीज़ को पढ़ने से पहले लेट अस क्विकली सी द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। बहुत डिटेल में नहीं लेंगे, बहुत डिटेल में ज़रूरत भी नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी होना स्टार्ट हुई। फेराडेज ने 1830s में फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस दे दिए थे, जिसमें देख रहे थे कि हम जो केमिकल स्पीशीज़ हैं उनको चार्ज पार्टिकल्स में ब्रेक कर पा रहे हैं। अब ये चार्जेस आए कहाँ से, जब एटम पे कोई चार्ज नहीं था, वो एकदम न्यूट्रल था, वो टूट नहीं सकता था, तो ये चार्जेस कहाँ से आए। ये इसी ने एक क्वेश्चन मार्क जनरेट किया कि हो सकता है कि एटम के अंदर चार्ज रखने की कुछ पावर है। लेटर ऑन 1850 अराउंड में 1850 के अराउंड कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसने कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेड टू द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन इट दिस एक्सपेरिमेंट। लेट अस सी सर्टेन पॉइंट्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट कि कैसे इन केमिकल साइंस में होता क्या है कि हमें दिखता तो कुछ भी नहीं है, डब्बे में बड़ा मटेरियल है, मैटर है, बट नथिंग इज़ विजिबल। हम क्या करते हैं, वी डू सम सर्टेन एक्सपेरिमेंट, उसके कुछ ऑब्जर्वेशंस को देखते हैं, उन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे हम कुछ नतीजों पे पहुंचते हैं जिनको कहते हैं इन्फ्रेंसेस। जब बहुत सारे नतीजे एक जैसे होते हैं तो हम फाइनली एक रिजल्ट पे पहुंच जाते हैं, हाँ ऐसा ही है। तो लेट अस सी कि ये कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्या था, उसके ऑब्जर्वेशन क्या थे और फाइनली हम किस नतीजे पे पहुँचे। तो एक्सपेरिमेंट क्या था, इसमें एक ट्यूब थी, इस ट्यूब को डिस्चार्ज ट्यूब कहा गया, जिसमें एक वैक्यूम पंप लगा है जिससे कि हम इसके अंदर के प्रेशर को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ट्यूब के दो सिरों पे इलेक्ट्रोड्स लगे हैं, एक वोल्टेज सप्लाई से नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा वो एनोड हो गया, जो कि नेगेटिव से जुड़ा वो कैथोड हो गया, और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक, अब यहाँ पे आपने यहाँ पे कुछ सर्किट कंप्लीट होने के लिए कुछ इंडिकेशन लगा दिया, एलईडी लगा दी ना, समथिंग इज़ देयर जो कि इस सर्किट के कंप्लीट होने को इंडिकेट करेगा। वैसे करंट का फ्लो जो था वो मेटल वायर में से हो सकता था, फेराडे ने बता दिया था कि इलेक्ट्रोलाइट से भी हो सकता है, मगर यहाँ तो बीच में
कुछ भी नहीं। इसका मतलब जब आप इस बैटरी के एक टर्मिनल को ऐसे खुला छोड़ दोगे, दूसरे टर्मिनल को ये खुला छोड़ दिया और इसको बंद कर दिया एक सील ट्यूब में, तो अब करंट कंप्लीट नहीं होनी चाहिए, यहाँ कोई भी करंट का इंडिकेशन नहीं मिलना चाहिए। अब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुए, इन्होंने क्या किया, हिट एंड ट्रायल मेथड फॉर वोल्टेज चेंज किए, वोल्टेज और प्रेशर के कंडीशंस थी, वोल्टेज बढ़ाते गए, प्रेशर को भी बढ़ाया, कुछ नहीं हुआ। वोल्टेज बढ़ाते गए, प्रेशर घटाते गए, वोल्टेज बढ़ाते गए और प्रेशर घटाते गए, तो एक किसी सर्टेन हाई, वेरी हाई वोल्टेज और वेरी लो प्रेशर कंडीशन में यहाँ पे एक सर्टेन ग्लो डेवलप हुआ और एट द सेम टाइम सर्किट कंप्लीशन का इंडिकेशन भी मिला। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो यही हुआ कि यहाँ आपका सर्किट कंप्लीट हो गया है और करंट, क्योंकि फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स था, तो कोई ना कोई चार्ज यहाँ से यहाँ तक घूमते टहलते पहुँच गया है और सर्किट को कंप्लीट कर दिया है। अब कैसे पता लगाएं क्या है ये जो ग्लो दिख रहा है वो पूरा ग्लो दिख रहा है, कैसे पता लगाएं कि ये ग्लो इधर से इधर का है या ये ग्लो इधर से इधर का है? ठीक, और अब ये तो डेफिनेट हो गया कि यहाँ कहीं ना कहीं से चार्ज पार्टिकल्स निकल आए हैं, लेकिन देखते हैं कैसे। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए। ये ग्लो जो था वो सीधे रास्ते जा रहा था, मगर जब आपने इसको बाहर से एक्सटर्नल फील्ड से सप्लाई किया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव इसके रास्ते के बीच में, ठीक, तो ये क्या हुआ, इट डेविएटेड टूवर्ड्स, यहाँ से ज़्यादा हायर वोल्टेज लगाई तो ये इस टर्मिनल की तरफ डेविएट हो गया, पॉजिटिव की तरफ। इसका मतलब ये पार्टिकल कहीं ना कहीं निगेटिव चार्ज के हैं और कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे हैं। ठीक, इसके कारण इनको कहा गया कैथोड रेज। इनको क्या कहा गया, कैथोड रेज, एज दे वर मूविंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड। अब ये, और इनके ऊपर चार्ज कैसा है, कैसे हैं ये, निगेटिव चार्ज। आपको किसी भी पेपर में कहीं पे भी एक्सपेरिमेंट नहीं पूछे जाएंगे, बट आपके कॉन्सेप्ट्स के लिए ज़रूरी हैं, इसलिए बता दे रहे हैं। ये सिर्फ मैं रिजल्ट लिख रही हूँ, एक्सपेरिमेंट में बोलती चली जा रही हूँ। तो इसका नाम रखा कैथोड रे, और ये थी कैसी, नेगेटिव चार्ज। अब इनको ये पता लगाना था कि वेदर दे आर पार्टिकल और दे आर वेव ओनली, कि उसका वेव नेचर है या पार्टिकल नेचर है। तो यहाँ पे एक लगाया इन्होंने स्पिनिंग व्हील, एक स्पिनिंग व्हील लगाया। स्पिनिंग व्हील जो होता है उसके एक पंखड़ी पे जब प्रेशर पड़ता है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब कोई ऑब्जेक्ट विद सर्टेन मास और उसके साथ कुछ एक्सेलरेशन होगा तो वो फोर्स अप्लाई कर पाएगी और ये व्हील्स क्या होंगी, रोटेट हो जाएंगी। किसी भी लाइट के पड़ने से कोई व्हील नहीं घूमने लगता, बट एयर जब फ्लो करती है तो व्हील घूमने लगता है, क्योंकि एयर में पार्टिकल्स हैं। तो ये जो लाइट व्हील था, बहुत लाइट व्हील था, यहाँ कोई एयर वेयर तो थी नहीं, था क्या, सिर्फ ये ग्लो। मगर जैसे ही पर्टिकुलर हाई वोल्टेज और लो प्रेशर की कंडीशन में ये व्हील रोटेट करने लगता है, ये व्हील रोटेट करने लगता है। इसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज होने के साथ साथ ये कैसे हैं, पार्टिकल नेचर के हैं। इनका नेचर कैसा है, पार्टिकल नेचर है। तो ये अब पता लग गया कि ये कहीं ना कहीं से कोई चार्ज पार्टिकल निकल आया है। मेटल की प्लेट हमारी न्यूट्रल थी, दोनों की दोनों, ये चार्ज पार्टिकल कहाँ से आया। तो और एक एक्सपेरिमेंट किया, ये व्हील वाला हटा दीजिए, ये स्ट्रेट पाथ में जा रही हैं। तो ये स्ट्रेट पाथ का कैसे पता लगाएं, तो इन्होंने यहाँ पे थोड़े थोड़े से परफोरेशंस करे। परफोरेशंस का मतलब छोटे होल्स किए, तो ये पास होते हुए इस पॉजिटिव टर्म, और यहाँ पे लगाई एक फ्लोरेसेंट मटेरियल की एक प्लेट, तो जो कि क्या थी, जिंक सल्फाइड, जिस पे अगर कोई वेव, कोई भी पार्टिकल स्ट्राइक करता है तो वो स्ट्राइक की जगह पे एक रोशनी डेवलप होती है, एक ब्रिलियंट सा स्पार्क डेवलप होता है, तो वो बताता है कि हाँ पार्टिकल यहाँ आ रहे हैं। तो जिंक सल्फाइड की प्लेट से, तो ये क्या थे, स्ट्रेट पाथ में मूव करते हुए निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स थे। और ये पार्टिकल, अब इन्होंने क्या किया, इसके अंदर गैस भी भरी। ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ वैक्यूम के साथ ही नहीं हुआ, इन्होंने चेंजिंग द मेटल्स, मेटल को चेंज करते गए प्लेट्स की, तो भी सेम ग्लो था। अंदर की गैस को चेंज किया तो भी सेम ग्लो था। इसका मतलब द नेचर ऑफ पार्टिकल was same with the
change of metal plate or the gas filled inside। इसका मतलब तमाम तरह के दुनिया भर के एटम्स में कुछ एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है जो बिल्कुल सेम है। इसके बाद इस पार्टिकल, जो कि पार्टिकल सभी तरह की गैसेस के लिए और सभी तरह की मेटल्स के लिए सेम था, उस पर नेगेटिव चार्ज तो है बट इसका अमाउंट क्या है, इसके लिए भी एक्सपेरिमेंट किए गए। तो एग्जैक्टली अमाउंट पहले नहीं निकला था, पहले निकला था चार्ज अपॉन मास रेशियो। ये कैसे निकला कि इसमें थोड़ी सी मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब यूज़ करी गई। ये ट्यूब थी, ये इसका कैथोड था नेगेटिव से, और यहाँ से रेज जा रही थी आपकी। ये आपका लगा दिया हाई वोल्टेज लगा दिया है। और अब इसको क्या किया, प्लेट को, इस ट्यूब को थोड़ा सा चौड़ा कर दिया और यहाँ से जो एनोड है ये यहाँ तक आया है आपका, यहीं पे कर लेते हैं, ये एनोड आ गया आपका, और यहाँ पे लगा दी आपकी जिंक सल्फाइड की प्लेट। जिंक सल्फाइड, आपको मालूम है कि ये जो रेज थी अगर यहाँ पे परफोरेशंस कर दीजिए तो ये पीछे की तरफ निकल आती थी। किसके, ये कैथोड है आपका, ये एनोड है, एनोड के पीछे की तरफ चली जाती थी। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि पीछे की तरफ एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक। तो पॉजिटिव नेगेटिव लगाया तो ये डेविएट होके पॉइंट, सम सर्टेन पॉइंट पे पहुंची, लाइक सी पॉइंट पे, ठीक। और इन्होंने एक मैग्नेटिक फील्ड भी लगाया है यहीं पे, तो ये साउथ की तरफ, नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ डेविएट हुई और यहाँ पहुँची, ठीक। तो आपको मालूम है कि किसी पार्टिकल का मास जितना ज़्यादा होगा, मास विल बी प्रोपोर्शनल टू द, मास जितना ज़्यादा होगा और डेविएशन उतना कम होगा, जितना भारी होगा डेविएट उतना कम हो पाएगा, ठीक। चार्ज जितना ज़्यादा होगा डेविएशन उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि दोनों रिपेल कर रहे हैं, डेविएशन। इसी चार्ज अपॉन मास के डेविएटेड फैक्टर्स के बेसिस पे एक्सपेरिमेंटली, इसकी कैलकुलेशंस आपके सिलेबस में नहीं है, क्या निकाल लिया था, E/m का रेशियो। क्यों, क्योंकि चार्ज वॉज प्रोपोर्शनल टू द डेविएशन, मास वॉज प्रोपोर्शनल टू द डेविएशन। और यहाँ पे आपने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की पावर्स को सेट करते हुए E/m की वैल्यू निकाली, ठीक। तो ये निकला था चार्ज और मास का रेशियो कि पार्टिकल में क्या है, 1.758820 × 10⁻11 कूलम पर kg। याद करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। लेटर ऑन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ विद द मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इसके लिए आप अलग से पूरा वीडियो देखिएगा। आप मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निकला 1.6022 × 10⁻19 कूलम। जैसे ही इस पार्टिकल का चार्ज निकला है हमने मास को कैलकुलेट कर लिया इलेक्ट्रॉन के, दैट वाज कमिंग 9.1094 × 10⁻31 kg। तो ये आया मास उस छोटे से पॉजिटिव पार्टिकल का, जो कि यूनिवर्सली सेम था सभी तरह के मैटर के लिए। अब अगर एटम के अंदर नेगेटिव पार्टिकल था, और डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी बिल्कुल गलत तो थी नहीं, एटम तो न्यूट्रल था, तो अब इस नेगेटिव पार्टिकल को न्यूट्रलाइज करने वाला भी कोई पॉजिटिव पार्टिकल होना ही चाहिए जिसका चार्ज बिल्कुल इक्विवेलेंट रहे। तो इसी थॉट के चलते डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हुआ, दैट वाज द पॉजिटिव पार्टिकल इनसाइड द एटम। अब ये कैसे डिस्कवर हुए, ये उसी कैथोड रे एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा मॉडिफाइड किया गया। कुछ दूसरी वोल्टेज थी और कुछ दूसरी प्रेशर कंडीशंस थी हाई वोल्टेज और लो प्रेशर की कंडीशन, बट सर्टेन अदर कंडीशंस, जिसमें इन्होंने जब पहले देखा था कि ग्लो इधर से इधर जा रहा था, इधर ही जा रही थी पार्टिकल्स, तो यही सोचने में आया कि ऐसा नहीं है कि कुछ पार्टिकल इधर भी जा रहे हों। तो ये कैनाल रे एक्सपेरिमेंट था। कैथोड रे का थोड़ा मॉडिफिकेशन है, सर्टेन वोल्टेज एंड प्रेशर, बट इट इज़ सर्टेन डिफरेंट वोल्टेज एंड प्रेशर। अब यहाँ पे आपको क्या मिली कि कैथोड के पीछे की तरफ भी आपको ग्लो मिला परफोरेशन पे। इसका मतलब ये आ रहा है पॉजिटिव से निगेटिव। इनको कहा गया कैनाल रेज, ये मिली ही थी इसके परफोरेशंस के कारण ही, इसलिए ये कैनाल रे कहलाई। कैनाल रेज की चार्ज क्या था, कैनाल रेज का चार्ज कैसे था, पॉजिटिव।
इन्होंने भी व्हील को रोटेट किया तो ये भी पार्टिकल थे, मगर बहुत ध्यान से देखना, नेचर ऑफ मेटल और गैस फिल्ड इनसाइड, ये वैक्यूम में भी एक्सपेरिमेंट करे गए, विद गैसेस से भी एक्सपेरिमेंट किए गए। गैस फिल्ड इनसाइड, ये दोनों कंडीशन के साथ जो पॉजिटिव पार्टिकल था वो डिफरेंट था। कैसे पता चला कि डिफरेंट पार्टिकल था? क्योंकि जो ये ग्लो का कलर था वो सब अलग अलग था। इसका मतलब अलग अलग पार्टिकल निकल रहे हैं। अगर आप मेटल अलग चेंज कर दो या गैस चेंज कर दो तो अब फाइनली जब ढूंढ के निकाला गया तो हाइड्रोजन से जो पॉजिटिव पार्टिकल निकल रहा था H+, हाइड्रोजन से पॉजिटिव जो पार्टिकल निकल रहा था वो लाइटेस्ट था, ठीक। और जितने भी पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं, लाइक लिथियम मेटल लिया होगा प्लेट, तो उस पार्टिकल पे जो चार्ज था वो इसका ये 2 टाइम्स हो गया। जैसे सोडियम से निकला तो ये इसका 1 टाइम ही है, ठीक। मगर जो इसकी वेट थी, सबसे लाइटेस्ट हाइड्रोजन से निकलने वाले पार्टिकल का वेट था, और बाकी सभी पार्टिकल्स का जो चार्ज था उसका इंटीग्रल मल्टीपल था। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये पॉजिटिव पार्टिकल है वो सबसे छोटा पॉजिटिव पार्टिकल क्या है? हाइड्रोजन का पॉजिटिव पार्टिकल, जिसको कि नाम दिया गया प्रोटॉन का। प्रोटॉन का सिंबल P बना, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। समटाइम वी राइट इट एज H+ ऑल्सो। अगर कहीं पे H+ लिखा है तो वो भी प्रोटॉन का ही सिंबल होता है। तो वी गॉट द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। प्रोटॉन का भी मास निकाला गया। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास को सम किया, और एटॉमिक मासेस हम पहले ही निकाल चुके थे। तो कई केसेस में देखने को क्या मिल रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जब हम सम कर देते हैं किसी एटम में तो वो एटॉमिक मास के बराबर नहीं है। इसका मतलब अभी भी कोई पार्टिकल है जो कि हम डिस्कवर नहीं कर पाए, एंड दैट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो हमारे क्या डिस्कवर हो गए? न्यूट्रॉन्स डिस्कवर हो गए। आपसे जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, प्रोटॉन पे चार्ज, इनका मास, न्यूट्रॉन का मास। और पूरे ये एक्सपेरिमेंट्स आपसे नहीं पूछे जाते कभी भी। आपसे ये ज़रूर पूछा जा सकता है कि कैनाल रेज के पार्टिकल और कैथोड रेज के पार्टिकल में क्या डिफरेंस था। 3 पार्टिकल आ चुके हैं एटम के अंदर। अलग अलग तरह के एटम्स में इनके नंबर अलग होने के कारण सभी एटम्स के एटॉमिक वेट अलग अलग है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव 6.1 × 10⁻⁻19। ये कैलकुलेशंस में बड़ा प्रॉब्लम करता है, तो हम इसको कहते हैं -1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। तो जब भी हम कहते हैं सोडियम के ऊपर यूनिट पॉजिटिव चार्ज है या क्लोरीन के ऊपर यूनिट नेगेटिव चार्ज है, तो वो ये इतना होता है। हम कहते क्या है? +1 या -1। तो ये वी कॉल्ड देम एज यूनिट पॉजिटिव और यूनिट नेगेटिव चार्ज। दोनों पे सेम चार्ज है बट साइन अलग अलग है। मास इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन के कंपैरिजन में बहुत कम है, और न्यूट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास लगभग बराबर है। इसलिए जब भी मास नंबर लिखते हैं, मास नंबर जो कि नियर अबाउट एटॉमिक नंबर के एटॉमिक मास के बराबर होता है। एटॉमिक मास एक्चुअल मास है, मास नंबर क्या है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का सम है। तो ये लगभग बराबर होते हैं बट नॉट द सेम थिंग्स। एटॉमिक मास आपने सीखे हैं कैसे निकाले गए थे। मास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का सम है। क्यों इसमें इलेक्ट्रॉन को हटा दिया? क्योंकि इट इज़ -27 एंड -31। मतलब मान लो अगर एक 1 है तो एक कितना है, कितने डिफरेंस है? 4 जीरोज़ का, 1 2 3। अगर ये 1 ग्राम है तो ये 0.0001 ग्राम है, तो इसको ऐड करना बेकार ही है। तो इलेक्ट्रॉन के वेट जनरली नहीं ऐड करते हैं, और पूरे एटम के वेट के लिए ज़्यादातर जिम्मेदार कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब आपने एटम के मॉडल 9th क्लास में भी पढ़े हैं, थोड़ा सा फास्ट रिवाइज करेंगे।
जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जैसे जिनको कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी इसमें से सबसे लेट हुई थी। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन थोड़े थोड़े समय के गैप में डिस्कवर हो चुके थे। तो जैसे ही सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर हुए, इसको एटम के अंदर इनकी क्या पोजीशन है ये तय करना भी ज़रूरी हो गया था। तो साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दिया। तो इसमें एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे मॉडल्स दिए गए एटम के, जिसमें सबसे पहला था जे थॉमसन का मॉडल। सबसे पहले थे थॉमसन। इनका एक्सपेरिमेंट क्या था? कोई एक्सपेरिमेंट नहीं था। न्यूट्रलिटी ऑफ एटम के बेस पे इन्होंने, एटम क्योंकि न्यूट्रल है तो इन्होंने कहा कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन बराबर होगा प्रोटॉन, क्योंकि दोनों के चार्ज बराबर थे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। और न्यूट्रलाइज करने के लिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करेंगे, तो पॉजिटिव चार्ज स्फीयर में निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जैसे कि सीड्स इन वाटरमेलन। वाटरमेलन में जैसे सीड होते हैं। अब इसका बहुत सारा ड्रॉबैक, क्योंकि इनके मॉडल के आने के बाद न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, जिसकी जगह इन्होंने नहीं बताई। प्लेस ऑफ न्यूट्रॉन वाज नॉट सर्टेन। मोर ओवर, अब ये यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ है, इलेक्ट्रॉन की कोई जगह डिसाइडेड नहीं है। अगर ये कहते हैं कि वाटरमेलन मॉडल है, तो एक वाटरमेलन कट करिए तो उसमें सीड्स अलग होते हैं, दूसरे में अलग होते हैं, तीसरे में अलग होते हैं। तो ये अलग अलग तरह के अरेंजमेंट है। तो इट वाज नॉट द फिक्स्ड अरेंजमेंट। मोर ओवर, इनके मॉडल देने के बाद न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई और रदरफोर्ड ने गोल्डफील्ड एक्सपेरिमेंट किया। गोल्डफील्ड एक्सपेरिमेंट किया जिसके रिजल्ट्स से जो इन्फ्रेंसेस निकल रहे थे वो बिल्कुल भी थॉमसन के मॉडल को मैच नहीं कर रहा था। तो लेट अस सी कि क्या था रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। ने एक्सपेरिमेंट क्या किया और उसको थॉमसन का मॉडल क्यों नहीं सेटिस्फाई कर पाया, और उसके जो रिजल्ट्स थे उसके बेसिस पे रदरफोर्ड ने अपना क्या मॉडल दिया। इन्होंने क्या की थी, एक थिन गोल्ड फॉइल ली। गोल्ड फॉइल 108 के नियर अबाउट इसका एटॉमिक 96 के करीब इसका वेट होता है। बड़ा भारी सा बड़ा पार्टिकल है, सॉरी गोल्ड फॉइल है, इट इज़ AU वी हैव टू राइट। तो ये इसका लिया क्योंकि इसके एटम क्या होंगे, बड़े होंगे और जब हम इसकी गोल्ड की मैलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसकी शीट बहुत पतली फाइन बन जाती है, नैनोमीटर रेंज में इसकी शीट्स बन गई। और यहाँ पे क्या हुआ कि कम नंबर ऑफ पार्टिकल थिकनेस ऑफ शीट के साथ हमें अवेलेबल हो गए, जिससे कि हम एटम्स की प्रॉपर्टीज़ को डिसाइड कर सकते थे। हम ये किसी लाइटर मेटल के साथ नहीं कर सकते थे, अदरवाइज छोटे छोटे पार्टिकल होते इतने कंडेंस हो जाते थिन शीट में कि हमें एटॉमिक लेवल का ऑब्जर्वेशन नहीं मिल पाता। तो क्या यूज़ किया है, गोल्ड फॉइल, थिन गोल्ड फॉइल, और इस पर क्या किया, अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम 2+ का न्यूक्लियस। इसका मतलब हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन, ठीक। अब 2 इलेक्ट्रॉन आपने निकाल लिए तो इसका सिर्फ न्यूक्लियस बचा है विद 2 प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इनसाइड। इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ ये पॉजिटिव पार्टिकल है और थोड़ा छोटा सा भी है। और इसका क्या किया इन्होंने, बम्बार्डमेंट किया है, बम्बार्डेड ऑन दिस शीट, मतलब बहुत तेज़ी से गोलियों की जैसे इसके ऊपर स्ट्राइक किया। धीमे से आप लो स्पीड में इसको फ्लो कराओगे तो ये यहाँ पे क्योंकि एक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा तो वो पास ऑन नहीं होगा। बट अगर आप बम्बार्डमेंट करते हैं तो गोलियाँ जो होती हैं आप हल्के फुल्के मैटर को क्रॉस करके निकल जाती हैं, तो ये भी क्रॉस करेगा इस पूरी शीट को। अब क्रॉस करते समय ये डेविएट होता है कि नहीं डेविएट होता है कि वापस आता है, ये हमें देखना है। क्यों, इसके ऊपर पॉजिटिव 2+ चार्ज है, ये हमें पता ही है। तो अब इनके एक्सपेरिमेंट के क्या ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे लगाई इन्होंने पूरी सर्कुलर फॉर्म में जिंक सल्फाइड की प्लेट लगाई थी, जिंक सल्फाइड की प्लेट लगाई पूरी, जो कि किसी भी पार्टिकल के स्ट्राइक होने पे क्या देगा, स्किंटिलेशन इफेक्ट जिसको कहते हैं, स्ट्राइक करने पे स्पार्क मिलेगा, तो हमें पता चल जाएगा।
तो हमें ज़्यादातर जो पार्टिकल्स थे वो स्ट्रेट लाइन पे यहीं मिल गए, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स बिना डेविएट होके निकले। ठीक, पहला क्या ऑब्जर्वेशन था, मैक्सिमम पार्टिकल्स अनडेविएटेड, बिना डेविएशन के साथ मैक्सिमम पार्टिकल निकले। जब उनके रास्ते में कोई नहीं होगा तभी तो निकल पाएंगे, रास्ता खाली है। ठीक, मोरओवर उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज का तो कोई भी बंदा वहाँ नहीं है, अगर होगा भी तो वो निगेटिव हो सकता है जो कि उसको रिपेल नहीं कर रहा है। तो इन्होंने इसके बेसिस पे बताया कि मैक्सिमम स्पेस इन एटम इज एम्प्टी, खाली है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम पार्टिकल सीधे सीधे निकल गए। अब क्या हुआ कि फ्यू पार्टिकल्स क्या हुए, डेविएट हुए। तो कुछ इधर मिले, कुछ डेविएशन के कारण आपको इधर मिले, तो कुछ जो स्किंटिलेशंस थे आपको इन एरिया में मिले। ठीक, तो ये जो फ्यू पार्टिकल्स विच वर डेविएटेड, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव के कांटेक्ट में आ गया, इसलिए थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हुआ है। तो ये जो पॉजिटिव के कांटेक्ट में आने से रिफ्लेक्ट हुआ, तो इन्होंने कहा कि पॉजिटिव क्या क्या था, फ्यू डेविएटेड। तो इन्होंने क्या कहा, पॉजिटिव पार्ट is present in a very small area, बहुत छोटे एरिया में पॉजिटिव पार्ट है एटम के अंदर। मोर ओवर 1 आउट ऑफ 1000 पार्टिकल ने क्या किया है, बाउंस बैक। 1 आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल्स क्या किया है, बाउंस्ड बैक। तो भाई मतलब क्या हुआ कि कुछ ऐसा पोर्शन है जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज तो है ही, सारा का सारा मास भी वहीं पे है। अब पूरे एटम के मास को कौन डिटरमाइन करते थे, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो इसने डिसाइड कर दिया कि न्यूट्रॉन भी प्रोटॉन के साथ ही एक छोटे से एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड है, और क्योंकि अब वहाँ इलेक्ट्रॉन तो होंगे नहीं, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहे, यही एम्प्टी स्पेस में। तो इसने क्या बताया है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर प्रेजेंट एट अ वेरी स्मॉल एरिया इन एटम। ठीक, ये इनके एक्सपेरिमेंट थे, ये इनका ऑब्जर्वेशन था, और फाइनली हमें रिजल्ट मिला कि एटम में बहुत सारा स्पेस खाली है, न्यूक्लियस। अब क्योंकि आपको क्या करना था, एटम को बैलेंस फॉर्म में न्यूट्रल भी रखना था, तो पॉजिटिव को सेंटर पे रखा है और चारों ओर उसके इलेक्ट्रॉन को घुमाया, खाली स्पेस उसके चारों ओर। इसी सेंटर में जहाँ पॉजिटिव वहीं न्यूट्रॉन, तो इस स्पेस को जहाँ पे ज़्यादातर मास और पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेट है एटम में, उसको कहा इन्होंने न्यूक्लियस। रदरफोर्ड ने कहा कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जो कि उसके सेंटर में प्रेजेंट होता है, जिसमें सारे के सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ बंधे हुए होते हैं। इसके चारों ओर एम्प्टी स्पेस में इलेक्ट्रॉन मूव कर